अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे। सेल को कंसिडर करें कि ये एक यूनिवर्सिटी है और इसमें ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है। इस तरह सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है तो हर एक ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होगा। इस वीडियो में हम सारे ऑर्गेनेलीज को कवर करेंगे, माइक्रोस्कोप से लेकर ऑर्गेनेलीज तक हर एंगल से इसको प्रिपेयर करेंगे ताकि एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है जिससे हम इनविजिबल चीज़ों को देख सकते हैं। टूल्स टू सी द इनविजिबल। अब हर एक बायोलॉजी लैब में मोस्ट कॉमन टूल क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में टू मेन लेंसेज होते हैं, एक ओकुलर लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ओकुलर लेंस को हम आई पीस भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस को रिजॉल्विंग नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होता है, इसको रिजॉल्विंग नोज पीस का पार्ट भी कहा जाता है। अब इसकी लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर ये है कि मैग्निफिकेशन पावर किसे कहते हैं? फर्स्ट मैग्निफिकेशन पावर ये है कि किसी चीज़ को बड़ा करके देख लेना। अगर ओकुलर लेंस की पावर 500x है और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 1000x है। टोटल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500x और x जो है नंबर ऑफ टाइम्स है जितनी दफ़ा हम उसको बड़ा करके देखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द रेजोल्यूशन कि जितना हम उसे जितनी दफ़ा हम उसे बड़ा करके देखते हैं उसे हम x कहते हैं, उसे मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। अब ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन क्या है? 0.1 मिलीमीटर। ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर और लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 250 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 0.2 नैनोमीटर। ये फैक्ट्स है, ये याद रखने चाहिए, ये याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। अब डिफरेंसेस है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स क्या होता है? लाइट रेज सोर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम्स सोर्स होते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 250 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर अप टू 1500x है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर अप टू 1 लाख x है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप लिविंग सेल्स को देखने के लिए यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ डेड सेल्स को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप हमें कलरफुल इमेज देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप अफोर्डेबल है। अब इसकी डिफरेंसेस तो हो गई, अब लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। सेल है स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। अब डिफरेंट या सिमिलर सेल्स एक जगह पे काम करेंगे, मतलब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होंगे सिमिलर सेल्स, तो वो बनाएंगे टिश्यू। ठीक है, अब डिफरेंट टिश्यूज एक साथ परफॉर्म करेंगे एक फंक्शन, तो डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन। और डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे ऑर्गन्स और ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनाएंगे। अब सेलुलर ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर जो ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज है उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं।
सेलुलर ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और एंजाइम्स वगैरह। लाइसोसोम्स में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सिसोम्स, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें सेल की ऑर्गेनेल्स में आ जाती हैं। एक एक और पढ़ते हैं। अब ये कंट्रोलर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है कि न्यूक्लियस सेल में क्या फंक्शन करता है। तो जो सेल की ऑल एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो इसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसका शॉर्ट नेम है या इसका वो निक नेम है कि इसे ब्रेन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सबसे इजीएस्ट पॉइंट है इसमें सेल ऑर्गेनेल्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस और बहुत सारे प्रोसेस इस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सो इस वजह से इसे साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें मोर एक्टिव सेल्स होते हैं। अब एक्टिव सेल्स जितना सेल्स ज्यादा एक्टिव होंगे उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक नंबर में नहीं होता है, सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया मैनी नंबर्स में प्रेजेंट हो सकता है सेल्स में। अब राइबोसोम्स है तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स में एक एक्जेट चैनल होता है, एक पेप्टिडाइडल चैनल होता है और एक ई चैनल होता है। तो इस यहाँ पे ये फर्दर हम प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे, लेकिन राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी हो सकते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होंगे उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन सिंथेसिस का साइट प्रोवाइड करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, वो स्मूथ होते हैं और वो लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह उसमें भी इसका रोल हो सकता है। गोल्जी अपैरेटस है जिससे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ये मॉडिफाई करता है सेल्स को, सॉर्ट आउट करता है और पैकेज करता है प्रोटीन्स को। ये सेल टू सेल सिग्नलिंग में इसका रोल होता है गोल्जी अपैरेटस का। लाइसोसोम्स है सो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसे सोसाइट बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये नेम्स याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पास्ट पेपर्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं कि लाइसोसोम्स सोसाइट बैग ऑफ द सेल है और या लाइसोसोम्स ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल भी है। अब ये डाइजेस्ट करता है सेल के पार्ट्स को, वॉर्न आउट सेल पार्ट्स, जो कि जिसमें सेल्स कुछ ओल्ड हो जाते हैं या अपनी इम्यूनिटी लॉस कर देते थे या वो टॉक्सिक हो जाते हैं, तो उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, उन सेल्स को ये ख़त्म कर देते हैं। एपोप्टोसिस में लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं और ये किन चीज़ों के थ्रू करते हैं, तो ये इनको रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम्स के थ्रू ये सेल की लाइसिस करते हैं। एंजाइम्स के थ्रू ये ऑल्ड सेल्स की लाइसिस करेंगे। सो एंजाइम्स में कुछ एंजाइम लाइसोसोम्स है। सो एसिड हाइड्रोलेज वो एंजाइम है जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन के लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें प्रोटीनेज आ जाते हैं। प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए, लिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए आरएनएज और डीएनएज, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के लिए ग्लाइकोसाइडेज,
फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए फॉस्फेटेजेस, सल्फर कंपाउंड की ब्रेकडाउन के लिए या सल्फर कंपाउंड को रिमूव करने के लिए सल्फेटेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फोलिपिड्स के लिए। सो ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में और इनका रोल होता है डिफरेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स या डिफरेंट सेल्स की ब्रेकडाउन में। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है इनटू वाटर। ये भी पेरोक्सीसोम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है कि पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होती है जहाँ पे ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते हैं। साइटोप्लाज्म में मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है, 95% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आ जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इर्द गिर्द बाउंड्री है और ये कंट्रोल करता है इंटर एंड एग्जिट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह, इन सारी चीज़ों को, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, इन सारी चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। इस चीज़ों के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किस चीज के लिए होता है कि ग्रीन कलर्स, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये ग्रीन लीव्स वगैरह में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, तो ये फ्लावर्स पेटल्स में रेड, ऑरेंज और ये पिंक कलर इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। सो प्लास्टिड में ये क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है और प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में वो प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरह क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्लांट्स में होंगे और एनिमल्स में नहीं होंगे। अब एनिमल्स में कुछ चीज़ें हैं, एनिमल्स में सेंट्रियोल्स है जो कि प्लांट में नहीं है। इस तरह प्लांट में कुछ चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स में नहीं है। तो सेंट्रियोल सेल डिवीजन के लिए यूज होते हैं और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं है। अब प्लांट सेल का शेप जो है वो रेगुलर है जबकि एनिमल सेल्स का शेप इरेगुलर है। एनिमल सेल्स सर्कुलराइज्ड होते हैं और प्लांट सेल्स वो क्यूब से शेप के होते हैं। अब लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स में रेयर होते हैं जबकि एनिमल सेल्स में कॉमन होते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल होते हैं और मैनी होते हैं। अब जब भी किसी एमसीक्यू या टेस्ट में क्वेश्चन आए सेल ऑर्गेनेलीज माइक्रोस्कोप या एंजाइम पे, सो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।